23,930 का, वहाँ से लगभग 80 पॉइंट की रिकवरी आप निफ्टी पर देख रहे हैं और लगभग 200 पॉइंट की रिकवरी आप बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बाय ऑन डिप्स है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, और वो इसलिए क्योंकि जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है यूएस, वहाँ पर इलेक्शंस हो रहे हैं, उस वजह से ज़रा पिक्चर अभी साफ नहीं है। लेकिन हेमंत जी, पिक्चर बाकी है, बिल्कुल बाकी है। बाकी बची हुई पिक्चर में एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स आपको सीएनबीसी आवाज़ पर आते हुए दिख रहे हैं। 2 मिनट पहले जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने मरुदेश्वर सेरेमिक्स पर एक शानदार रैली देखी। अब आपके सामने 17% ऊपर ये स्टॉक चलता हुआ। तो ऐसा करते हैं हेमंत जी, आज जरा बहुत हैवी डे है 10 के दमदार ट्रेड्स पर। हमारे साथ चंदन जी तो जुड़ ही चुके हैं, 2 बहुत बड़े गेस्ट आएंगे। टाइटन के सीएफओ हमारे मित्र एस सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और ब्लू स्टार के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वीर अडवाणी साहब जुड़ेंगे। बहुत ही कम ऐसी लंबी अवधि की ब्रांड्स होती हैं जो टाइटन और ब्लू स्टार द्वारा रिप्रेजेंट होती हैं बाजार में। तो जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है और जो कंज्यूमर मार्केट है हमारे देश का, जो पिछले 5-6 महीने से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उसकी पिक्चर आपको साफ होती हुई दिखेगी 10 के दमदार ट्रेड्स पर। लेकिन हेमंत जी, बिल्कुल सही मौका है, आप चंदन जी से जुड़िए। सही कह रहे हैं। तो देखिए, एक्शन भरपूर है और मैनेजमेंट की कमेंट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे की राह कैसी देखने को मिल रही है, ये हम उनसे जानेंगे। खास तौर पर टाइटन पर से हम पूछेंगे कि भाई ज्वेलरी डिमांड कैसी देखने को मिल रही है फेस्टिवल सीजन में और आगे मैरिज सीजन में। लेकिन मेरी तो नजर बैंक निफ्टी से ही नहीं हट रही। ऐसे ही बात करते रहेंगे तो देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ी देर में हरे निशान में आ जाएगा। चंदन जी से पूछते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं बैंक निफ्टी की इस शानदार रिकवरी को। चंदन जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। 11,700 के ऊपर लीजिए, निफ्टी भी निकल चुका है और बैंक निफ्टी भी जहां खुला वहीं से रिकवर हुआ। एक्सपायरी कैसी हो सकती है? ये सीरीज तो वैसे बुल्स ने अपने नाम की थी। ग्लोबल मार्केट्स ढीले नहीं होते तो शायद हम 2 दिनों में कमजोर नहीं होते। लेकिन बताइए, व्यू क्या है आपका मार्केट्स पर इस समय? जी देखिए, ओवरऑल सीरीज वाइज बात करें तो बैंक निफ्टी ने लगभग 18% की बढ़त बनाई है, निफ्टी ने 8% बनाई है। तो सीरीज वाइज तो काफी अच्छा मोमेंटम था स्टार्ट ऑफ द वीक देखें, बट पिछले 7-8 दिन से बाजार का स्ट्रक्चर काफी वोलेटाइल हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि डिप्स में खरीदारी आ रही है और ऊपर में मल्टीपल बैरियर आ रहे हैं। तो 12,000 के लेवल को मार्केट इतना शाई है निकालने के लिए कि बार बार सप्लाई आ रही है। बट अच्छी बात यह है कि इन सब चिंताओं की वजह से, ग्लोबल संकेतों की चिंताओं की वजह से बाजार में निचले स्तर पर बाइंग इंटरेस्ट आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं बैंक निफ्टी के लेवल की बात करूं तो देखिए, इतनी उठापटक के बावजूद ही बैंक निफ्टी 4 दिनों से 23,850 23,900 के जोन को नहीं तोड़ रहा है। आज भी देखिए, इतनी चिंताओं के बावजूद हम 23,900 के लेवल को होल्ड करके 24,250 को बाउंस बैक देने के लिए तैयार है। तो 24,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, क्योंकि वहां पे पुट राइटिंग है। तो मेरे हिसाब से बुल्स यही पूरा दमखम लगाएंगे कि बाजार है वो 23,900 के जोन को होल्ड करे, और उसको होल्ड करने की वजह से शायद यहाँ पे 24,300 24,400 तक के बाउंस देखें। तो 24,900 से लेके 24,300 400 तक का ट्रेडिंग रेंज है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो ये तो रही रणनीति इंट्राडे के लिए, बट ओवरऑल हमारा मानना है कि 23,750 के लेवल को ध्यान में रखें और पोजिशनल 25,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड करें। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है निफ्टी बैंक पर। हेमंत जी बिल्कुल अग्रसर हैं इस इंडेक्स पर, और ये उम्मीद कीजिए हेमंत जी कि जैसे जैसे आपको बाजार बढ़ता हुआ दिखेगा दिन के दौरान, तो ये शायद हरे निशान में आपको आता हुआ दिखे। चंदन जी, एक बात सीएनबीसी आवाज़ पर बहुत लंबे अरसे से कही जा रही है कि ये जो मंदी है ये इम्पोर्टेड है विदेशी बाजारों से। दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स जो ट्रैक होता है वो है SPX 500। वहां पर एक बहुत जबरदस्त लाल गहरा निशान आपने कल आता हुआ दिखा। गैप डाउन ओपनिंग थी और दिन के लोएस्ट लेवल पर यूएस मार्केट्स आपको बंद होते हुए दिखे। क्या ये रुझान आपको यूएस इलेक्शंस तक दिखता है? पोजिशनली ये बताइए कि निफ्टी खासकर और बैंक निफ्टी आपको कैसा लगता है 10 नवंबर तक? जी आप देखिए, सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट की बात करें, जैसा हेमंत जी बोलते हैं ना कि मंदी है वो इम्पोर्टेंट मंदी है, क्योंकि ग्लोबल बाजारों के बिकवाली की वजह से यहाँ पे बाजार में थोड़ी सी अफरा तफरी मची हुई है। बट अच्छी बात यह है कि फिर भी हम दूसरे ग्लोबल इंडाइसेस को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले S&P 500 को देखोगे तो S&P 500 में पिछले 6-7 महीने में अच्छी रिकवरी देखी थी, और लास्ट मंथ इसने लगभग 3588 के आसपास का हाई मारा था। इस महीने भी इसने 3550 का हाई मारा था। तो कहीं ना कहीं डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बना, यानी 3588 3550, और उसके बाद में कल का जो लेवल था वो एक काफी क्रूशियल लेवल था, क्योंकि 3 महीने से हम 3210-20 के लेवल को होल्ड कर रहे थे।
कल उसी लेवल के आसपास थोड़ा सा ऊपर क्लोजिंग हुआ है। तो यदि वहां पे 1-1.5% भी डाउन साइड हुआ तो पूरी तेजी का रुख है वो खत्म हो जाएगा। तो ग्लोबल मार्केट में चिंताओं की विषय है। और दूसरा देखें, जो ग्लोबल सीबीओई विक्स है वहां पे भी एक बड़ा अपमूव बना है। तो यहाँ पे जो लेवल रहेगा S&P 500 पे, वो हर्डल रहेगा लगभग 3450 के आसपास। और 3200 के नीचे यदि S&P 500 रहता है, थोड़ी चिंताएं गिराएगी, 5-6% का डिप होके कहीं ना कहीं 3150 3100 तक S&P 500 जा सकता है। अब उसी लिहाज पे यदि निफ्टी को देखें तो निफ्टी का जो मेजर फॉर्मेशन है वो 11550 11500 पे होना चाहिए। यदि S&P ब्रेकआउट भी देता है तो निफ्टी 11500 के लेवल को होल्ड कर देगा और फिर वापस वहां से 12000 की चाल बनेगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी को भी देखें तो फिर वहां पे 23000 का लेवल आएगा और 23000 से वापस 25000 की चाल पकड़ेगा। ऑलराइट, चलिए, तो ये रहा है बैंक निफ्टी पर और बाजार पर। लेकिन हमारे साथ टाइटन के सीएफओ साहब जुड़ चुके हैं, एस सुब्रमण्यम साहब। स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर आपका। पिछले क्वार्टर में भी आपसे चर्चा हुई थी और आप काफी आशावादी उस समय साउंड कर रहे थे और बहुत बढ़िया कमेंट्री आपकी तरफ से निकल कर आई थी। ये बताइए कैसा रहा ये क्वार्टर आपका और आगे के क्वार्टर के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन सामने है, धनतेरस की लोग प्लानिंग कर रहे हैं, पेंटअप डिमांड शादी वाली भी अभी बाकी है। आपका व्यू बताइए सर प्लीज, मार्केट पर, आपके सेगमेंट पर, ज्वेलरी सेगमेंट पर और ओवरऑल बाजार पर। क्वार्टर 2 हमारे लिए काफ़ी अच्छी थी, हमारे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छी थी। ग्रोथ जो हमने देखा ज्वेलरी पर्टिकुलरली में, ऑलमोस्ट 98% ऑफ लास्ट ईयर्स numbers. I think that was a very nice recovery that we saw. Very happy with how things have moved. Of course, the margin profile is different. We had more of coin sales and lower studded sales than the previous year, but that is to be expected given the conditions that we are in. But it was very nice to see the recovery. And what is also heartening is that by September, जो recovery हमने watches और eyewear में देखा वो भी काफी अच्छी थी. So looking good towards a decent festival period. और जो फेस्टिवल पीरियड में बात करूं तो अभी अक्टूबर में काफ़ी सेल्स अच्छी थी ऑल 3 सेक्टर्स में, डिविजन्स में। और ज्वेलरी में जो अभी सीजन जो 10 दिन से है अभी, we are generally at the growth path now, which is a very good sign compared to what it used to be till now during this COVID pattern. So actually getting back to a growth sign is very encouraging at this point. जी, सुब्रमण्यम साहब नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूं दिल्ली स्टूडियो से। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ में। मैं ये जानना चाह रहा था, ये जो पिछले 10-12 दिन हमने नवरात्रों के, दुर्गा पूजा के देखे हैं और ये जो फेस्टिव सीज़न आपके यहाँ फ़िलहाल चल रहा है, फुटफॉल्स के बारे में कुछ चर्चा कीजिए और बताइए किस तरीके से एवरेज टिकट प्राइस पर कस्टमर मूव कर रहा है। क्या लोग ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं? क्या आपने कम ग्रामेज का ज्वेलरी बनाया है? किस हिसाब से ये दोनों आंकड़े, फुटफॉल्स और पर कस्टमर रियलाइजेशन आपका बदला है पिछले 7-8 दिनों में? अच्छी खबर ये है कि फुटफॉल्स काफ़ी बड़ी है सितंबर से। और मैं नॉर्मल नहीं बोल सकता हूँ, लास्ट ईयर का लेवल नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन काफ़ी नज़दीक है वो लेवल से। और टिकट साइज जो कि गोल्ड प्राइस अभी 30-40% ऊपर है लास्ट ईयर के मुताबिक, therefore ticket sizes are higher at this point in time. So footfall slightly lower than last year, ticket size is higher than last year, overall slight growth over last year so far. So it's very encouraging signs. जी सर, ज़रा इस बारे में भी चर्चा कीजिए कि कितने शोरूम्स टाइटन के, चाहे वो आईवेयर हो, चाहे ज्वेलरी सेगमेंट हो, चाहे वॉचेस सेगमेंट हो, कितने फुली अब ऑपरेशनल हैं और कितने शोरूम्स अब आप खोलने की सोच रहे हैं इस साल में, मार्च 2021 तक? और कैलेंडर ईयर में अगर आप 2021 का ब्यौरा दें तो वो अच्छा होगा। लास्ट टाइम जब आप मार्च में आप हमसे मिले थे तो 80 ज्वेलरी शोरूम्स खोलने की बात थी टायर 3 और टायर 4 सिटीज में। अभी तक जो हमारा शोरूम्स है वो काफ़ी सब खुले हैं, प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी लॉकडाउन नहीं है,
So अभी तो problem नहीं है सभी all divisions. I think whether it is jewelry, watches, eyewear, I think all our showrooms are practically open. We don't see a problem with that. And in terms of actually growth, this year we are looking at adding maybe a net 30-35 stores in jewelry despite the pandemic. We have already opened 14 stores so far, and we are looking at opening another 20 in the second half, which is a very, very good sign and gives the impression, or rather we would want to actually take advantage of the situation that we are in. We have a good balance sheet. The rest of the industry is still having issues with financial stress. So this is a time actually to go ahead and expand our network. So which is what we are planning to do. In the case of watches, we will not expand much, and so would even in eyewear we may not expand too much. So yeah, because those two are already well saturated. We have more than 500 stores, so we may be slower there. तो क्या सर आप टियर 2 टियर 3 सिटीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे बनस्पत बड़े मेट्रोज के, क्योंकि हमने देखा है ये जो कोविड वाला फिनोमिना था ये बड़े मेट्रोज को ज्यादा हिट कर रहा था और रूरल सेक्टर को थोड़ा सा कम इसने हिट किया है. क्या उस मार्केट के ऊपर फोकस होगा? क्या नए स्टोर्स आपके वहां पर आएंगे? और वेडिंग सीजन को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं? क्या आपने जैसे कहा कि कॉम्पिटिटर्स की हालत थोड़ी सी पस्त हुई है, तो क्या वेडिंग सीजन को लेकर आप बहुत आशावादी हैं? अक्टूबर की बिक्री कैसी रही है ये भी बताइए. इस फेस्टिवल डिमांड आपने कैसी आंकी इस बार? On the store front, yes, I think we talked about the additions, and we don't have an issue there at all, and we will add as many stores as are required. Festive season, I think we've been very, as I just mentioned now, that in October, so far in the 10 days or 11 days of the festive season, we have grown high single digit, which is very encouraging. And we expect to do, I don't know, we have to still wait and see how the remaining part of the festive season, which is up to maybe November 15th, is going on. But we are hoping that we should be growing. Wedding season is immediately after that. This time there's no break. And therefore, since a lot of weddings got postponed from quarter 1 and quarter 2 to quarter 3, quarter 4, we are expecting it to be decent. So let us hope that we actually achieve those numbers that we are looking at. जो हेजिंग से लॉसेस हुए हैं बाप, इसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं और आगे चलकर क्या उम्मीद है? क्या ये स्टेबलाइज हो जाएंगे? क्योंकि इस बार हमने देखा है हेजिंग से काफी नुकसान हुआ है. Hedging, let me explain that. Hedging actually is more of an accounting issue than a real loss. Okay. A loss comes out because there is a difference in gold rate. That's all. Now, typically, if that had been an effective hedge, we call this an ineffective hedge from an accounting perspective. Had this been an effective hedge, it would have reduced my revenue. So, and it has no impact on the bottom line at this point because it is compensated by a lower gold rate that is charged to consumption. So actually, it has no impact on the bottom line, at least now. And therefore, the loss is shown because it's an accounting requirement. It's as per the standards that we have to show this. But in reality, had this been an effective hedge, it would have been just netted off from revenue. So no bottom line impact as such. सुब्रमण्यम साहब, ऑनलाइन सेल्स की चर्चा करते हैं. पिछले 8-10 महीने में हम लोगों ने देखा कि पूरा माहौल बदल गया और बहुत कस्टमर्स ने हर तरीके की चीज़ ऑनलाइन खरीदने की कोशिश करी क्योंकि शोरूम्स बंद थे. ज्वेलरी में आप बताइए किस तरीके का ट्रेंड आपने उभरता हुआ देखा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि ज्वेलरी जब तक कोई लेडी ट्राई ना करे शोरूम में जाके, उसको खरीदने में एक हिचक होती है. और फिर चर्चा करेंगे कैरेट लेन की. क्या वो आपका बिजनेस ब्रेक इवन हुआ या नहीं? वेरी गुड क्वेश्चन. एक्चुअली ज्वेलरी आप जो आपने बोला कि कस्टमर्स को ट्राई करने के लिए स्टोर आएंगे, वो अभी भी हो रहा है. लेकिन हमारा डिजिटल इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है पिछले 3-4 साल से, वो अभी इट्स कमिंग टू यूज एब्सोल्युटली वेल नाउ बिकॉज today, a lot of the sale is done before the customer comes to the store. We are using video conferencing in a big, showcase our products, discuss with the customer, and therefore the customer actually shortlists what she wants, and when she comes to the store, she just picks it up. She doesn't have to spend too much time in the store. So this is something which is happening. Online, yeah, you're right. So a lot of the
the sales are being led by the customer exploring the products digitally, either through video conferencing or through the websites and so on and so forth. There are chat platforms. All of them are being used. But more or less in the case of Tanishq, as you said, people would want to come to the store finally, try it out, and then buy it because it's at high ticket size. Having said that, in CaratLane, where the ticket size is much lower, we are seeing online sales very, very good this year. The sales have gone up substantially over the last year because it's a low ticket size item. So CaratLane, we are seeing online sales doing very, very well. सही सर, अब मजा आ गया। ये आपने जो नया इनिशिएटिव लिया ऐसे समय में ये बताता है आपकी लीडरशिप के बारे में, और ग्रोथ आगे की अच्छी रहे इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर CNBC आवाज पर आने के लिए और कंपनी का आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। आज फिर अगले तिमाही नतीजों पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। एक और कंपनी जिन्होंने अपने नतीजे पेश किए हैं उनसे चर्चा करते हैं। वीर एस अडवाणी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये हैं ब्लू स्टार के वाइस चेयरमैन और MD। अडवाणी साहब, स्वागत है CNBC आवाज पर। बताइए कैसी रही बीती तिमाही आपके लिए? गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग शैलेंद्र, गुड मॉर्निंग हेमंत। ये Q2 हमारी सबसे we are very happy with the Q2 actually. हमारी रेवेन्यू 70% तक रिकवर हुआ और EBITDA 75% तक रिकवर हुआ कंपेयर टू Q2 ऑफ लास्ट ईयर। हमारे प्रॉफिट तो 40% ही रिकवर हुआ, मगर उसके वजह कुछ और है। Q2 लास्ट ईयर में हमारे P&IS बिजनेस में एक बहुत बड़ी ऑर्डर आई थी, तो थोड़ा कंपेरेबल नहीं है। ओवरऑल अबाउट 70 to 80% रिकवरी कंपेयर टू Q2 लास्ट ईयर। सीजन शुरू हुआ है, इसमें किस तरह के फीलर्स मिल रहे हैं? अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहा? कंज्यूमर ड्यूरेबल सेल्स कैसी दिख रही हैं? और बाकी बचे हुए फेस्टिवल सीजन के लिए भी आउटलुक प्लीज शेयर करिए अपना। जी, तो आपको याद है कि Q1 में इंडस्ट्री डिमांड 50% ड्रॉप हुई थी। कंपेयर टू दैट Q2 स्टैंडअलोन में बहुत अच्छी सी रिकवरी हुई। अब हम ऐसे 80% तक पहुंचे हैं इंडस्ट्री डिमांड के लिए रिटेल सेल्स। सितंबर मंथ के लिए, स्टैंडअलोन सितंबर मंथ के लिए 90% की रिकवरी हुई है। हमें और अक्टूबर भी बहुत अच्छी सी जारी है और हमें लगता है कि ऐसे 90% तक रिकवरी पहुंचेगी Q3 में। अगर ये होता है, और आपको पता है कि फेस्टिवल सीजन एयर कंडीशनर्स के लिए बहुत बड़ी सीजन नहीं है, तो हमें वी आर वेरी हैप्पी दैट इसके अलावा भी एयर कंडीशनर्स की ग्रोथ अभी 90% तक पहुंचे हैं। स्टैंडअलोन Q4 हमें उम्मीद है कि 100% रिकवरी होएगा और नेक्स्ट समर सीजन नॉर्मल सीजन होगा। तो ऐसे आउटलुक है हमारा। जी जी, नमस्कार अडवाणी साहब, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ नोएडा स्टूडियो से। आपका स्वागत है CNBC आवाज़ पर। पिछले साल मार्च 2020 में आपने 143 करोड़ का मुनाफा कमाया। फिलहाल जो संकेत हमें आते हुए दिख रहे हैं, परेशानी जो इकोनॉमी में थी पिछले 7-8 महीनों से, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे वो माना जाता है। ये बताइए फुल ईयर के लिए आप क्या एस्टिमेट लगा रहे हैं अपने नेट प्रॉफिट का, और फिर चर्चा करेंगे न्यू लॉन्चेस की। जी, तो हम अभी तो थोड़ी इट्स अ लिटिल अर्ली राइट नाउ फॉर फुल ईयर प्रोजेक्शन, मगर अगर रिटेल सेल्स रिकवर होते हैं जैसे मैंने अभी बताया कि सितंबर मंथ 80% और 90%, Q3 90% और Q4 100%, तो इस हिसाब से फुल ईयर के लिए रेवेन्यू रिकवरी 80% तक पहुंचेगी। फुल ईयर 80% तक पहुंचेगी। हमने बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग भी की है, आपने देखा होगा हमारे हाफ ईयर रिजल्ट से। काफ़ी ओवरहेड्स और ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने कट किया है। अभी H2 में थोड़े कॉस्ट हमें वापस लाने पड़ेंगे, एडवर्टाइजिंग, R&D एक्सेट्रा, क्योंकि अभी मार्केट रिकवर हो रहा है। फिर भी फुल ईयर के लिए हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गए, अंडर कंट्रोल। अगर हम फुल ईयर के 80% रेवेन्यू अचीव करते हैं
तो बॉटम लाइन मुझे लगता है ऐसे आसपास 50 या 60% तक पहुंचेगा। उसके ज़्यादा अभी डिफिकल्ट दिखता है, मगर हम फिर भी 6 महीने और है और हमें देखना पड़ेगा रिकवरी कैसे आता है। जी अडवाणी साहब, चर्चा करते हैं आपकी ऑर्डर बुक की। फिलहाल आपके सामने 3020 करोड़ की ऑर्डर बुक है जो ब्लू स्टार की बुक्स पर हमको पता चलती है। ये इम्प्रूवमेंट है जो पिछले क्वार्टर थी लगभग 2940 करोड़ रुपए की। ये बताइए ऑर्डर बुक सिचुएशन आपको कैसी लगती है अगले 6 महीने? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कमर्शियल रियल एस्टेट में हम लोगों ने देखा है कि बहुत कंपनीज अब प्रेफर कर रही हैं कि एक्सपेंशन रोक दें ऑफिसेस का, और कमर्शियल रियल एस्टेट और कमर्शियल एयर कंडीशनिंग आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस सेगमेंट है जहां पर आप रेवेन्यू बहुत अच्छी तरीके से कमाते हैं। इनफैक्ट आप वहां के मार्केट लीडर हैं। जिस हिसाब से आप रियल एस्टेट स्पेस में कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, उसका इफेक्ट आपके बिजनेस पर कैसा दिखता है? ओके, तो हमारे B2B बिजनेस जो हम बुलाते हैं, MEP प्रोजेक्ट्स, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट सेल्स और आफ्टर सेल्स सर्विस, ये तीनों बिजनेसेस टुगेदर हमारे सेगमेंट 1 के टोटल होते हैं। आप ठीक बोलते हैं कि कमर्शियल रियल एस्टेट कस्टमर्स सेगमेंट 1 में काफ़ी है। फिर भी क्या हुआ है कि ये साल में फॉर द फर्स्ट 6 months हमारी डिमांड, ऑर्डर इनफ्लो हैज सरप्राइज्ड अस। अप्रैल में जून के ऑर्डर इनफ्लो बहुत ही कम थी। फिर भी जुलाई, अगस्त और सितंबर की अच्छी सी रिकवरी हुई है ऑर्डर इनफ्लो की। इसीलिए आप देख सकते हो कि ऑर्डर बुक भी 3000 करोड़ से ज़्यादा क्रॉस किया है। ये जो भी ऑर्डर्स आए हैं पिछले 3-4 महीने में, वे मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फूड डिलीवरी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स से आए हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी कम है, मगर फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हमारे लिए जो है मेट्रो प्रोजेक्ट्स, अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स और ओवरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स में अवार्ड्स हो रही है और टेंडरिंग हो रही है। तो हमें लगता है कि ये साल में ऑर्डर इनफ्लो ठीक होगी, बहुत वीक नहीं होगी। मुझे लगता है कि कंपेयर टू लास्ट ईयर में भी 80% तक पहुंचेगी। तो ऑर्डर इनफ्लो का चैलेंज कम है। मुझे ये बिजनेस में ज़्यादा चैलेंज है एग्जीक्यूशन का चैलेंज है, क्योंकि कैश फ्लो का चैलेंज है। अगर हम लेबर को देखते हैं तो मैन पावर और लेबर का कुछ चैलेंज नहीं है। जो भी लोग हमें प्रोजेक्ट साइज पे लाने हैं वो अवेलेबल है और हमने उन्हें वापस लाए हैं। चैलेंज है प्रोजेक्ट कैश फ्लो। आपने ठीक बोला कि कमर्शियल रियल एस्टेट के कस्टमर्स थोड़ी धीरे से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम भी उनके साथ आस्ते से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम हमारे मार्जिन्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कैश फ्लो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसके वजह से मुझे लगता है कि सेगमेंट 1 की रिकवरी कम होगी। मैंने बोला फुल कंपनी के लिए 80% की रिकवरी होगी। मुझे लगता है सेगमेंट 1 उससे थोड़ी कम होगी। ये ठीक है, क्योंकि हमारे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्रोडक्ट्स जो हम बनाते हैं फैक्ट्री में और जो भी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, उधर डिमांड अच्छी है। मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है और हमें उम्मीद है कि वो उसका रिकवरी जल्दी होगा। हमारी सर्विस बिजनेस बहुत अच्छी से चल रही है अभी। AMCs तो चल रहे हैं, पर उसके अलावा काफ़ी कस्टमर्स, बैंकिंग कस्टमर्स और अदर कस्टमर्स अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे नए टेक्नोलॉजीज हैं, आपने पढ़े होंगे, वायरस डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजीज। तो हमारे काफ़ी कस्टमर्स, B2B कस्टमर्स अपने ऑफिसेज, अपने होटल्स, रिटेल मॉल सबको अपग्रेड कर रहे हैं और हमारी सर्विस बिजनेस उधर काफ़ी काम कर रही है। तो हमें लगता है कि ओवरऑल सेगमेंट 1 का रिकवरी स्लोअर होगा, मगर फिर भी ठीक होगा। बहुत सही कहा आपने। अच्छा, अब अडवाणी साहब, एक्सपोर्ट्स का कारोबार कैसा चल रहा है ये बताइए।
और आपका आउटलुक क्या है, क्या ये स्टेबल हो जाएगा? और एक शब्द जो शेयर बाजार को खूब पसंद आता है, प्री कोविड लेवल। पिछली बार जब आप हमारे साथ आए थे तो आपने कहा था आपका कारोबार 90% प्री कोविड लेवल पर आ गया है। ये बताइए इस समय क्या पोजीशन है, और एक्सपोर्ट्स का कारोबार भी क्या प्री कोविड लेवल पर आ गया है? जी, तो एक्सपोर्ट्स में काफी हम वेरी पॉजिटिव है। एक्चुअली 6 मंथ्स के लिए, फुल 6 मंथ्स के लिए हमारी एक्सपोर्ट बिजनेस अभी प्री कोविड लेवल को पहुंची है, तो 100% रिकवरी हुई है। और हम सोच रहे थे कि ये नहीं होगा जब भी हमने पिछली बार बात किए थे, मगर एक चीज तो हमें इट्स ऑब्वियस कि इंडिया में एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन एक डिस्क्रेशनरी स्पेंड है। लोग को पहले पैसे दूसरे चीज को दे हैव टू बाय अदर थिंग्स और फिर वो एयर कंडीशनर परचेस करते हैं। जो कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट में और यूरोप में, ये दोनों जगह में एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन इसेंशियल है। तो रिकवरी, डिमांड रिकवरी बहुत तेज हुई है। मिडिल ईस्ट में एक्चुअली सब लोग पूरे समर में घर में ही रहे हैं, उसके वजह से एयर कंडीशनर डिमांड बढ़ी है एक्चुअली मिडिल ईस्ट में। यूरोप में भी रेफ्रिजरेशन की डिमांड बढ़ी है क्योंकि इतने लोग घर में और खाना पका रहे हैं और खा रहे हैं। तो ये सब डिमांड रिकवरी जल्दी हुई है और हमें लगता है कि फुल ईयर के लिए हमारी एक्सपोर्ट बिजनेस में ग्रोथ होगी। तो हम बहुत पॉजिटिव है एक्सपोर्ट्स के बारे में। आपने बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद है पिछली बार जब आप आए थे तो आपने ये भी कहा था कि ये सब मिथ है, कोविड टाइम में एसी नहीं चलाना, इसकी मांग बढ़ेगी, और बिल्कुल आपका सही प्रेडिक्शन था, वैसा ही होता हुआ नजर आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय निकालने के लिए, CNBC आवाज पर आने के लिए, कंपनी के आउटलुक हमसे शेयर करने के लिए। चंदन जी के पास चलते हैं। चंदन जी बताइए, आपके 10 के दमदार ट्रेड्स कौन से हैं, कौन से स्टॉक्स पर आप इस समय बुलिश हैं, और ब्लू स्टार पर भी एक क्विक चेक करके बताइए चार्ट सेटअप आपको कैसा लगता है? बिल्कुल सही। देखिए, पहले ब्लू स्टार की बात करें, देखिए हेवेल्स, वोल्टास, ब्लू स्टार, इन सब पे एक पॉजिटिव व्यू है। और सबसे पहले हम ब्लू स्टार की यदि बात करें तो इस काउंटर में रुझान ओवरऑल ठीक है, और देखें ये पूरा सेक्टर है वो परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप इसके प्राइस सेटअप को देखें तो इस काउंटर ने मल्टीपल सपोर्ट है, लगभग 600 के आसपास ले रहा है, तो मेरे हिसाब से 605 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और काउंटर ऊपर में लगभग 710 तक का लेवल छू सकता है। अब 10 के दमदार ट्रेड की बात करें तो पहला ट्रेड रहेगा पिडिलाइट। देखिए, पूरा जो मार्केट में है बाइंग इंटरेस्ट सेलेक्टिव FMCG और कंजम्पशन पे है, तो पिडिलाइट ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट डेली वीकली स्केल पे दिया है। एशियन पिडिलाइट दोनों अच्छे लग रहे हैं, तो पिडिलाइट पे खरीदारी की सलाह, 1520 का स्टॉप लॉस, 1635 का टारगेट। दूसरा ट्रेड रहेगा वो कोलगेट रहेगा। कोलगेट आप देखोगे कि 3 दिन पहले जो ब्रेकआउट दिया उसके बाद में फॉलो बाइंग आ रहा है, वीकली चार्ट स्ट्रक्चर काफी एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए और बाजार में डिफेंसिव बाइंग भी देखते हुए नजर आएगी। तो 1500 के स्टॉप लॉस से कोलगेट पे खरीदारी की सलाह है, 1590 से लेके 1600 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए हेमंत जी, ऐसा हो नहीं सकता कि अगर पेंट के स्टॉक्स चलें जैसे कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स, तो पिडिलाइट उसके पीछे पीछे ना दौड़े, तो इसीलिए आपको एक शानदार लॉन्ग कॉल पिडिलाइट पर आती हुई दिख रही है। और कोलगेट तो पिछले 2-3 दिनों से जैसा कि वीरेंद्र जी कह रहे हैं अपनी बत्तीसी दिखा रहा है, बेहतरीन आपको तेजी इन दोनों काउंटर्स पर आती हुई दिखेगी। चलिए, समय समाप्त हो चुका है हेमंत जी 10 के दमदार ट्रेड्स को समेटने का। मेरे ख्याल से प्रदीप जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी चुके हैं, वो ट्रेडर्स हॉटलाइन को आगे लेके जाएंगे, और उनके गेस्ट आज हैं समित चौहान साहब। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया शैल जी आपका। तो बाजार में इस समय जैसे